नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टर गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, मैंने IRDAI की वेबसाइट ओपन की है और यहाँ से मुझे एक एनुअल रिपोर्ट देखना है और ये एनुअल रिपोर्ट IRDAI ने 22 दिसंबर को पब्लिश की थी। इस एनुअल रिपोर्ट में दोस्तों हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है और उनके द्वारा जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसका जो ऑफिशियल डेटा है वो इस एनुअल रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो इस एनुअल रिपोर्ट को अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो ये एनुअल रिपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन इसमें आपको हर तरीके का इंश्योरेंस और इंश्योरर्स का नाम मिलेगा। तो इसमें आपको अगर मोटर व्हीकल से रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो भी मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो डेटा भी आपको मिलेगा। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा को इसमें से फेच करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से मैंने जो भी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है एक्सेल में। तो चलिए अब मैं उस एक्सेल को आपको शो करता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये एक्सेल ओपन हो चुका है। इसमें जो भी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी डेटा है, जितनी भी कंपनीज का डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि टोटल 24 इंश्योरेंस हमारे देश में ऐसे हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को सेल करते हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स को। तो उनका डिफरेंट डेटा हर सेक्शंस में कैसे परफॉर्म कर रहा है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस एक्सेल शीट का डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि किस बेसिस पे मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा और फिल्टर आउट करने के बाद में कौन से ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है 2020 से लेकर के 2021 के डेटा के लिए। तो उसके पहले जो भी पेंडिंग क्लेम्स थे उस पर्टिकुलर पेंडिंग क्लेम्स को यहाँ पे डिनोट किया गया है। और अगला सेगमेंट आता है दोस्तों क्लेम्स इनिशिएटेड एंड बुक इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी नए क्लेम्स बुक किए गए हैं उसका डेटा आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो इस दोनों सेगमेंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे यानी कि क्लेम्स पेंडिंग को और न्यू क्लेम्स को, तो हमारे पास में आ जाएगा थर्ड सेगमेंट जिसको हम लोग कहेंगे टोटल क्लेम्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे हमें दिखेगा क्लेम्स पेड का एक सेक्शन। तो इस क्लेम्स पेड से हमें ये डेटा देखने को मिलेगा कि आखिर कितने क्लेम्स है जो कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव करके पे कर दिए हैं। और इसी सेक्शन में दोस्तों आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी दिखेगा और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी दिखेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है क्या कि अगर आपके पास में 100 क्लेम्स आए तो उसके अगेंस्ट में आपने कितने क्लेम्स को सेटल किया है। और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है क्या कि अगर आपके पास में 100 रुपए का अमाउंट का क्लेम आया है तो उस टोटल 100 रुपए में से आपने कितना अमाउंट पे किया है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो हर कोई क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे हम लोग ज्यादा बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग मोस्टली बात करेंगे अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का, क्योंकि दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सही डेटा नहीं मिलता है। क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी क्लेम्स होती है मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, उन्हीं क्लेम्स को होल्ड कर देती हैं और वो क्लेम्स जो होते हैं उसको पे नहीं करती है। इसलिए हम लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पे जाएंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको SDFC के साथ में देना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SDFC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98% का है, लेकिन इनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो सिर्फ 80% का है। यानी कि ये जो 2% का उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया है या जो पेंडिंग चल रहा है उस 2% का एक्चुअल में अमाउंट जो निकल के आता है वो अप्रॉक्स 20% का अमाउंट है। इसलिए जो भी कंपनीज होती हैं वो छोटे छोटे क्लेम्स तो अप्रूव कर देती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं उसको अप्रूव करने में बहुत ही आनाकानी करती है। तो इसलिए हम लोग अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं दो सेक्शन है, क्लेम्स रेप्यूडिएटेड एंड क्लेम्स रिजेक्टेड। तो क्लेम्स रेप्यूडिएटेड का मतलब ये है क्या कि ऐसे क्लेम्स जो कि कंपनी ने इंटरटेन करने से ही मना कर दिया है। तो एक तरीके से कहें क्या कि ऐसे क्लेम्स जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो बेसिकली आजकल कंपनियां क्या करती हैं क्या कि अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा रखने के लिए कोई भी क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि क्लेम्स को रेप्यूडिएट कर देती हैं, क्या कि उसको इनवैलिड करार दे देती हैं। तो उनको क्लेम रिजेक्ट करने से बच जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है वो कम हो जाता है। लेकिन क्लेम्स रेप्यूडिएटेड का सिंपल सा मतलब ये होता है क्या कि आपने एक्चुअल में कितने क्लेम्स को लेने से ही मना कर दिया है। इसलिए दोस्तों आप इस दोनों सेगमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। इस दोनों सेगमेंट का सिंपल सा मतलब ये है क्लेम रिजेक्टेड बाय दैट कंपनी, और क्लेम रेप्यूडिएटेड का जो यूज होता है वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो सबसे ज्यादा करती हैं ताकि उनका CSR रेशियो अच्छा बना रहे। तो अगला सेगमेंट आता है क्लेम्स पेंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी क्लेम्स पेंडिंग थे उसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो इस सारे सेगमेंट्स को देखने के बाद में दोस्तों चलिए अब हम लोग डेटा के ऊपर में नजर डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 24 कंपनीज ऐसी हैं
जो कि हमारे देश में टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को सेल आउट करती है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या कि इस 24 इंश्योरेंस कंपनी में से टॉप 3 या टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। तो इसको फिल्टर आउट करने का मैंने कुछ खुद से एक क्राइटेरिया रखा है, खुद से एक बेंचमार्क रखा है, जिसके बेसिस पे मैं इन कंपनीज में से टॉप 3 या टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी को फिल्टर आउट करूंगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है क्या कि पिछले साल में हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में कितने सारे न्यू क्लेम्स आए हैं, और इसका बेंचमार्क मैंने रखा है 3000 न्यू क्लेम्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को देख लेते हैं जिनका कि पिछले साल का न्यू जो क्लेम्स आया था वो 3000 से ज्यादा है। तो 3000 से जितने भी क्लेम्स कम थे उन सबको हम लोग यहाँ पे अनचेक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि टोटल यहाँ पर बन करके आ रहा है 13 ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज थे जिनके पास में पिछले साल 3000 से ज्यादा नए क्लेम्स आए थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आदित्य बिरला, फिर बजाज एलायंस, एक्साइड लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, मैक्स लाइफ, पीएनबी, रिलायंस, एसबीआई, श्रीराम, टाटा एंड एलआईसी। तो पहला फिल्टर आउट हम लोगों का हो गया, पहला बेंचमार्क हम लोग ने सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसमें से और कुछ क्राइटेरिया फिल आउट करते हैं। तो अगला क्राइटेरिया होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एज पर माई नॉलेज कोई भी कंपनी का, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का 95% से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर से उन्हीं कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही कंपनी है जिनका कि 95% से कम है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 93.09% का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो एसबीआई का है। तो इसको हम लोग अनचेक कर देते हैं क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है हमारे 95% के क्राइटेरिया से वो कम है। इसको ओके कर देंगे तो उसके बाद में हमारे पास में ये 12 इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगे। अब अगला क्राइटेरिया आता है दोस्तों अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के लिए भी मैंने 95% का एक बेंचमार्क रखा है, क्या कि जो भी कंपनीज के पास में पिछले फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए का टोटल क्लेम आया है, हमें ये नहीं मतलब है कि वो 100 रुपए का जो क्लेम है वो 500 पॉलिसी से आया है कि 1000 पॉलिसी से आया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3000 का न्यू क्लेम्स का फिल्टर आउट कर लिया है। तो 3000 से पहले तो ऊपर उनके पास में नए क्लेम्स आने चाहिए, और उसके बाद में भी जो उनके पास में अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट क्लेम करने के लिए आया है, उसमें से उन्होंने 95% का पे कर दिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से फिल्टर आउट कर देंगे जो भी कंपनीज के पास में 95% से कम का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो यहाँ पे मैं सारे 95 से नीचे के सारे कंपनीज को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मेरे पास में ये 4 कंपनीज ऐसी आई हैं जिनका इंश्योरेंस सबसे अच्छा मेरे नजर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, इनके पास में जो नए क्लेम्स आए थे वो भी 3000 से ज्यादा थे, और सबसे बड़ी बात जो इनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो 95% से ज्यादा है। अब इस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को अगर हम लोग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के बीच में करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 पे आता है एलआईसी, इसने 95.76% का अमाउंट सेटलमेंट किया है। उसके बाद में आता है मैक्स लाइफ, उसके बाद में आता है रिलायंस, उसके बाद में आता है कोटक महिंद्रा। इसके बाद दोस्तों एक और डेटा है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो है क्लेम्स रेप्यूडिएटेड एंड क्लेम्स रिजेक्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा क्या कि इस दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि एलआईसी का क्लेम रेप्यूडेटेड 0.69% का है, और अमाउंट रेप्यूडेटेड जो है वो सिर्फ 1.45% का, जो कि काफी अच्छा है। और इनका क्लेम्स रिजेक्टेड भी 0.31% का है। वैसे नंबर ऑफ पॉलिसीज बहुत ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इनके पास में जो नंबर ऑफ न्यू क्लेम्स आते हैं वो 9 लाख हैं। तो उसके बेसिस पे इनका जो क्लेम्स रिजेक्टेड है वो 2900 के अप्रॉक्स आ रहा है, और ये काफी कम है जो कि 0.31% का है। और इसका जो टोटल अमाउंट बन के आ रहा है वो सिर्फ 3.92 करोड़ का है। वहीं पे दूसरी कंपनीज का अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी कंपनीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी ने ना क्लेम रिजेक्ट नहीं किया है, उन सारी कंपनीज ने ना क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया है, यानी कि एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया है, ताकि इससे जो इनका सीएसआर रेशियो है वो काफी अच्छा हो। लेकिन इनके रिजेक्ट करने या रेप्यूडिएट करने से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं ना कि इनके डेटा को फिल्टर आउट करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो मैक्स लाइफ है उसने सिर्फ 2% का जो अमाउंट रेप्यूडिएटेड है वो किया है, तो ये काफी अफोर्डेबल है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और रिलायंस, निप्पॉन और कोटक महिंद्रा, इन दोनों का जो भी अमाउंट रेप्यूडिएटेड है वो 5% से कम है, जो कि अफोर्डेबल है। और यहाँ पे जो क्लेम्स रेप्यूडिएटेड है आप देखेंगे तो रिलायंस निप्पॉन का भी 0.64% है, जो कि काफी अच्छा है। कोटक का 1.47 है,
और मैक्स लाइफ का 1.14% है। और इसके बाद में दोस्तों क्लेम्स पेंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड भी देख लेते हैं क्या कि जो बेनिफिट अमाउंट पेंडिंग है वो LIC के केस में 1.53% है, मैक्स लाइफ के केस में 2.32% है और रिलायंस के केस में सिर्फ 0.05% है और कोटक महिंद्रा के केस में 0.69% है। तो ये सारे जो क्लेम्स है वो पेंडिंग है, उसको अगले साल में क्लियर किए जाएंगे कि नहीं क्लियर किए जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर का जो डेटा आएगा उससे हमें ये पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जो फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका जो भी डेटा आया है आफ्टर द फिल्टर आउट, चाहे वो क्लेम रिजेक्शन रेशियो हो, अमाउंट रिजेक्शन रेशियो हो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, तो इस सारे डेटा से मुझे ये जो फाइनल जो 4 कंपनीज आई है ये हर पैरामीटर में मुझे बेस्ट लगती हैं। इसलिए अगर आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है तो आप इसी चारों कंपनीज में से किसी का टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। लेकिन इन चारों कंपनीज में से भी मेरे कौन से फेवरेट टर्म इंश्योरेंस प्लान है, चलिए उसके ऊपर में एक बार नजर डालते हैं। तो दोस्तों जहां तक बात आती है LIC की, तो LIC का टेक टर्म प्लान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये बाकी टर्म इंश्योरेंस से ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि LIC का अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। LIC टेक टर्म प्लान के कुछ एलिजिबिलिटी डिटेल्स को देखते हैं तो इसमें एंट्री एज 18 इयर्स की है, मैक्सिमम 65 एज तक आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद में इसका जो पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम 10 साल के लिए होगा और मैक्सिमम 40 साल के लिए होगा। सम एश्योर्ड जो होगा वो मिनिमम 50 लाख का होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में एक और बेनिफिट आता है LIC टेक टर्म प्लान में कि इसके साथ में आप जो एक्सीडेंटल डेथ का जो बेनिफिट राइडर है वो अलग से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुझे स्मार्ट सिक्योर प्लस काफी ज्यादा पसंद आता है। आप इसमें देख सकते हैं क्या कि आप इसके कुछ एड ऑन बेनिफिट्स है जो कि ले सकते हैं, जैसे कि आप एक्सीडेंटल डेथ का जो भी है राइडर वो भी ले सकते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम का भी आप राइडर इसमें ऐड कर सकते हैं, 64 क्रिटिकल इलनेस का जो एक राइडर है वो भी इसमें आता है। तो इस सारे राइडर्स को आप अपने बेस टर्म प्लान में एक्स्ट्रा अमाउंट देकर के ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसी थी जिसका नाम नहीं आया था, लेकिन उसका नाम मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है टाटा AIA। इसका संपूर्ण रक्षा सुप्रीम जो है वो काफी पसंद आता है मुझे। और यहाँ पर भी जो एड ऑन बेनिफिट्स है आप देख सकते हैं क्या कि एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ, इसका भी आपको राइडर मिलता है और बस 5 रुपए पर मंथ का राइडर आपको इसमें मिलता है। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी जो कि बहुत ही अच्छा क्लॉज है, इसका भी राइडर आपको इसमें मिलता है। इसमें लेकिन आपको सिर्फ 40 क्रिटिकल इलनेस का जो है वो राइडर मिलता है और इसमें एक एक्स्ट्रा राइडर मिलता है आपको हॉस्पिटल केयर बेनिफिट का, जो कि आप 9 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं अपने बेस प्लान में। तो टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम भी मुझे काफी पसंद आता है। अभी ये थोड़ा सा नया है लेकिन धीरे धीरे टाटा AIA भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अगले साल की रिपोर्ट में हम देख सकते हैं क्या कि टाटा AIA हमारे जो भी टॉप लिस्ट है उसमें जरूर आएगा। इसके बाद में लास्ट टर्म इंश्योरेंस जो मुझे काफी पसंद आता है वो है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके के राइडर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि इसका जो क्रिटिकल इलनेस का जो कवरेज है वो सिर्फ 37 क्रिटिकल इलनेस का कवरेज है, लेकिन इसमें बाकी जितने भी राइडर्स होने चाहिए वो सारे अवेलेबल है, जैसे एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। तो इस तरीके के राइडर्स आपको कोटक ई टर्म प्लान में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी जिसका कि टर्म इंश्योरेंस प्लान हम लोग ले सकते हैं, जिनका की पास डेटा काफी अच्छा है और फ्यूचर में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि इनका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।